हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स बाय सलमान सर। बच्चों, कई दिन से हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस नहीं चल रही थी ड्यू टू सम इश्यूज। आज से हम कंटिन्यू करेंगे न्यू चैप्टर से, जो कि है रूरल डेवलपमेंट चैप्टर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये रूरल डेवलपमेंट जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका मतलब हम समझ लेते हैं। रूरल होता है बैकवर्ड एरियाज, विलेज एरियाज को हम रूरल एरियाज कहते हैं, और डेवलपमेंट को तो आप जानते हो, ग्रोथ, उसका विकास। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे रूरल एरियाज जो है, बैकवर्ड एरियाज जो है इंडिया के, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनमें क्या कमियां हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, इन सब टॉपिक के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या होता है कि आज भी इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन नहीं कहा जाता है। हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन आज भी इंडिया में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से उसको डेवलप्ड नहीं कहा जाता। आज भी वो डेवलपिंग नेशन है, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। क्यों नहीं डेवलप्ड हुई है? क्योंकि आज भी इंडिया में गरीबी है, आज भी इंडिया के लोग इलिटरेसी के शिकार हैं, आज भी इंडिया में कई सारी डिजीजेस हैं जिसका क्योर नहीं है। ठीक है, तो जो ये सब जो है इश्यूज, इनकी वजह से आज भी इंडिया डेवलप नहीं है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्यों रूरल एरियाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर गरीबी रूरल एरियाज में है, ज्यादातर इलिटरेसी रूरल एरियाज में है, ज्यादातर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रूरल एरियाज में है। तो रूरल एरियाज में क्यों ये प्रॉब्लम्स है और हम उसको कैसे डेवलप करें, चलो डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है? हम रूरल एरियाज को अपने डेवलप तो करना चाहते हैं, जो बैकवर्ड एरिया से इंडियन गवर्नमेंट काफी ट्राई कर रही है उसको डेवलप करने की, लेकिन वहां पे कमियां क्या रह जाती हैं, क्या है चैलेंजेस, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। बट बिफोर दैट हम ये जान लेते हैं व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन्स, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। तो कहा गया rural development means an action plan for the social and economic growth of the rural areas. The action plan is to focus on the lingering and emerging challenges in the rural areas. ठीक, तो रूरल डेवलपमेंट एक एक्शन प्लान होता है सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रूरल एरियाज के सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो एक्शन प्लान होता है उसी को हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? तो फिर से समझो कि जब गवर्नमेंट एक्शन प्लान बनाती है, कोई प्लान बनाती है ताकि रूरल एरियाज जो है, हमारी विलेज एरियाज जो है, वहां पे सोशली और इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। फिर देखो जो होता है ये प्रॉब्लम्स, ये रूरल डेवलपमेंट का एक्शन प्लान जो होता है वो दो चीजों पे फोकस करता है, एक लिंगरिंग चैलेंज और एक इमर्जिंग चैलेंज। सर ये लिंगरिंग और इमर्जिंग चैलेंज क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। तो सुनो, लिंगरिंग और इमर्जिंग चैलेंजेस क्या होते हैं? लिंगरिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस होते हैं जो पहले से ही किसी इकोनॉमी में सिचुएटेड हो, जो बहुत पहले से ही उस जगह पे स्थित हो। जैसे रूरल एरियाज में कुछ प्रॉब्लम्स अंग्रेजों के जमाने से हैं, जैसे रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम। रूरल क्रेडिट क्या होता है? लोन वोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि लोगों के पास, फार्मर्स के पास लोन्स पैसे नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, काफी साल पहली प्रॉब्लम है, काफी पुरानी प्रॉब्लम है, अंग्रेजों के जमाने की प्रॉब्लम है, हमने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था। फिर देखो इमर्जिंग चैलेंज क्या होता है? ऐसी प्रॉब्लम्स जो अभी न्यूली जनरेट हुई है, धीरे धीरे नई नई प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स पहले से ही इंडियन इकोनॉमी में नहीं थी, अभी न्यूली जनरेट हुई हैं। ठीक है, न्यूली जनरेट प्रॉब्लम्स में आ जाता पॉल्यूशन के प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम। आज पॉल्यूशन आ रही है, जो विलेज एरिया में भी पॉल्यूशन पहुंच जा रहा है, वहां पे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सब प्रॉब्लम जो है अभी न्यूली जनरेट हो रही है, काफी पुरानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस लिंगरिंग चैलेंजेस और इमर्जिंग चैलेंजेस के बीच में। क्लियर हो गया? लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होता है? जो अभी न्यूली, जो ऑलरेडी था उस जगह पे, और इमर्जिंग चैलेंजेस जो अभी न्यू प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर, क्लियर हो गया। तो चलो हम डिस्कशन में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या है, मतलब वो चैलेंजेस कौन से हैं जो पहले से ही सिचुएटेड थे रूरल एरियाज में। तो पहला जो है चैलेंज, लिंगरिंग चैलेंज रूरल डेवलपमेंट का पहला चैलेंज है द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट क्या होता है? फिर से कह रहा हूं कि रूरल क्रेडिट होता है लोन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड,
कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं लोगों के पास, गांव के लोगों के पास क्या रूरल क्रेडिट में प्रॉब्लम आती है। रूरल क्रेडिट बहुत ज़रूरी होता है फार्मिंग के लिए। कोई भी फार्मर जो है विलेज एरिया में गरीब ही होगा, जाहिर सी बात है। कुछ अमीर होंगे लेकिन ज़्यादातर गरीब होंगे। तो उन गरीबों को पैसा चाहिए होता है, उनके पास इतना बजट नहीं रहता कि वो खुद से फसल लाएं, खुद से बीज लाएं, खुद से ज़मीन खरीदे। वो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी लोन लेते हैं, ठीक है। लोन लेते हैं तो उनसे रिलेटेड उनसे क्या प्रॉब्लम आती है, उनके पास खुद का पैसा नहीं होता, वो लोन लेते हैं कहीं से और उनको लोन लेने में परेशानी आ रही है। तो परेशानी जो आती है उनको लोन लेने में, उसको चैलेंज कहा गया है रूरल डेवलपमेंट में। अगर उनको परेशानी नहीं आती, वो आसानी से उनको लोन मिलता, वो अपनी खेती करते, अपना फसल बेचते, फिर लोन चुका देते, तो उसको चैलेंज नहीं कहा जाता। चैलेंज इसको इसलिए कहा गया रूरल क्रेडिट को क्योंकि अच्छी फैसिलिटी उनको नहीं मिली है। वो आज भी लोन लेने के लिए इधर उधर भटकते, उनको लोन नहीं मिलता, लोन मिलता भी है तो ब्याज बहुत ज्यादा ले लेते हैं, टाइम बहुत कम देते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। चलो ये पूरी बात छोड़ो, सिंपली क्या है कहने का मतलब मेरे कि रूरल क्रेडिट जो है, रूरल लोन सिस्टम अभी सही नहीं है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए रूरल एरियाज का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया सर? क्लियर नहीं होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक बार डाउट क्लियर कर लेना, ओके, ठीक है। फिर देखो क्या है क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट लोन्स जो है 3 टाइप के लोन्स है। इंडियन फार्मर्स ने लोन्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। क्या क्या है सर? देखो लोन के 3 पार्ट कर दिए फार्मर्स ने, उनके 3 बच्चे बना दिए। उनके पहले बच्चे का नाम है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, उसके पहले बच्चे के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसको कहते हैं? ये क्रेडिट जो होता है, ये जो लोन होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 से 12 महीने, मतलब लोन लिया और 6 से 12 महीने में चुका दिया, ज्यादा टाइम नहीं, बस 6 से 12 महीने में चुका देते हैं। इस जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं सीड्स खरीदने में, बीज खरीदने में, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का। ये छोटे से अमाउंट होती है, ये सब जो चीजें हैं, देखो सीड्स जो है, फर्टिलाइजर्स जो है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनका जो पेमेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। और ये कितने महीने में चुका दिया जाता है? 6 से 12 महीनों में। दूसरा बच्चा है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट का यूज कहाँ होता है? परचेज ऑफ मशीनरी खरीदने के लिए, उनको ट्रैक्टर वैक्टर लेना होता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, दीवार उवार लगवाने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, इन सब चीजों का जो यूज होता है वो मीडियम टर्म क्रेडिट से होता है। वो मीडियम टर्म लोन लेते हैं और फिर इन सब चीजों का खर्चा पूरा करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है इस लोन का 12 महीने से 5 साल तक, 12 महीने से 5 साल के अंदर ये लोन ले भी लेते हैं और चुका भी देते हैं फार्मर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट का यूज क्यों होता है? अगर जमीन खरीदनी होती है किसानों को और उनके पास पैसा ना हो तो वो लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5 से 20 साल। क्लियर हो गया? पहला शॉर्ट टर्म क्रेडिट टाइम पीरियड है 6 से 12 महीने, मीडियम टर्म क्रेडिट 12 से 5 साल, और जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है 5 साल से 20 साल। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट है। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट मीन्स कि जो लोन होता है, इंडियन फार्मर्स जो रूरल एरियाज के लोग लोन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सोर्सेज क्या है उसकी, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2 सोर्सेज होते हैं, 2 बच्चे होते हैं इनके। क्या बच्चों का नाम क्या है सर? बच्चों का नाम है पहला इंस्टीट्यूशनल एंड दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स तो सिंपली बता दूं पहले एक इंट्रोडक्शन के लिए कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं रूरल क्रेडिट की जिनसे गवर्नमेंट का कोई रिश्ता नहीं होता, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल नहीं होता, गवर्नमेंट का सोर्स नहीं होता, ये बस ऐसे ही लोग लोन देने लगते हैं। ऐसे ही लोग कौन लोन देते हैं? जमींदार हो गए, रिश्तेदार हो गए, ये लोग लोन दे देते हैं। इनका कोई ऑफिशियली कांटेक्ट नहीं होता गवर्नमेंट से। समझ में आ रहा है सर? अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। देखो एग्जाम्पल से समझो, एक किसान है राम, उसको खेती करनी है, बीज खरीदना है, उसके पास पैसा नहीं है, उसने
अपने रिश्तेदार से, किसी रिश्तेदार से पैसा मांग लिया और उससे कहा कि मैं इतने दिन में चुका दूंगा। ठीक है, उसने पैसा ले लिया, फिर बचा अपनी खेती की, पैसा उसके पास जो आया वापस राम उसको ये अपने रिश्तेदार को चुका दिया। ठीक है, तो देखो इसमें गवर्नमेंट से कोई रिश्ता नहीं है, इसको कहेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जिसमें गवर्नमेंट का कोई रिश्ता नहीं होता, वो बस ऐसे ही भरोसे के बल पे चलता है। जैसे जमींदार से पैसा ले लिया, रिश्तेदार से पैसा ले लिया, कोई बहुत अमीर इंसान है गांव के, उनसे पैसा ले लिया, तो ये सब आएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। ठीक है, पता है जब हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी, तो 93% जो लोन लिया जाता था वो था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। मतलब इंडिया के 93% लोग लोन कहाँ से लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। उनको इंस्टीट्यूशनल सोर्स, गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको स्टेट बैंक के बारे में नहीं पता था, उनको नबार्ड के बारे में नहीं पता था। उनको अगर लोन लेना होता था तो वो ऐसे ही रिश्तेदार या फिर किसी जमींदार से मांग लेते थे। 93% जो पॉपुलेशन थी वो लोन लेती थी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। चलो बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होती हैं बच्चों? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज गवर्नमेंट की सोर्सेज होती है। गवर्नमेंट ने जो सोर्सेज लगा रखी, एक प्रोफेशनल बिल्डिंग होती है, वहां पे चेक्स होते हैं, एटीएम्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, पासबुक्स होते हैं, ये सब जो सोर्सेज है, ठीक है, जो मैं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कोऑपरेटिव, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब आ जाती हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। पता है स्टार्टिंग में तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो था इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ 7% था। 7% लोग ही इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेते थे। मैंने बोला पहले कि नॉन इंस्टीट्यूशनल से 93% लेते थे और इंस्टीट्यूशनल से 7% लेते थे। ठीक है, फिर लेकिन टाइम टू टाइम इंक्रीज हो गया इनका यूज। अब 75% लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं। आज देखो कोई ज्यादातर लोग रिश्तेदार से लोन नहीं लेते हैं, ज्यादातर लोग किसी जमींदार के पास आज के जमाने में नहीं जाते लोन लेने, वो सीधे बैंक में जाते हैं, फाइल अपना सबमिट करते हैं और लोन ले लेते हैं। तो आज जो है लोगों में जागरूकता आई है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को लेके, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो चलो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का पहला जो पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है ये एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फार्मर्स को पैसे देती है लोन के लिए। किसी को पैसा चाहिए होता है तो लोन में पैसे देती है, और साथ ही साथ ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फार्मर्स को नसीहत भी देती है, उनको एडवाइस भी देती है कि तुमको इस खेत में कौन सी बीज यूज करनी चाहिए, तुमको इस खेत में कैसा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। कहने का मतलब ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज पैसा लोन देने के साथ साथ किसानों को एडवाइस भी देती है, उनको खेती से रिलेटेड जानकारी भी देती है। ठीक है, हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कॉमर्शियल बैंक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया था 1955 में। कब सेटअप किया था? 1955 में। क्यों सेटअप किया गया था? बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गांव के लोगों को लोन देने के लिए सेटअप किया गया था। आज तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी बड़ा बैंक बन गया है, इसके कई सारे काम हैं, अमीर गरीब हर कोई यूज करता है उसको। लेकिन पहला जो 1955 में सेटअप किया गया था वो ये सोच के किया गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूज गरीब लोगों को, किसानों को क्रेडिट देने के लिए, उनको लोन देने के लिए यूज होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। फिर देखो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना उसके बाद धीरे धीरे डिमांड बढ़ी क्रेडिट की, तो और भी बैंक सेटअप हुए, जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन ऑफ अदर बैंक्स हुए 1969 में। कब हुआ अदर बैंक्स का नेशनलाइजेशन? 1969 में। डेट्स ध्यान से नोट करना है। स्टेट बैंक का सेटअप हुआ 1955 में और जो अदर्स बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। ये नेशनलाइजेशन मतलब ये कि सिर्फ अभी तक स्टेट बैंक ही नेशनल बैंक था, लेकिन जब जरूरत बढ़ी, लोगों में डिमांड बढ़ी और स्टेट बैंक अकेले उसको पूरा नहीं कर पाया, तो अदर बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक
और सारे बैंकों को नेशनल बना दिया गया, गवर्नमेंट का बैंक बना दिया गया ताकि इसका यूज किसान कर सके। ठीक है, फिर आगे एक और इंस्टीट्यूशनल सोर्स का नाम है, उसका नाम है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये भी रूरल क्रेडिट के लिए काम करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप होते हैं, जिले जिले के स्तर पे, और वहां से किसानों की क्रेडिट नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नबार्ड जो है ये क्या है, सबका हेड है। जो हमने पढ़ा ये सब अभी तक रूरल क्रेडिट का, वो ये नबार्ड जो है ये हेड होता है सबका। नबार्ड सबको पैसे देता है, रूरल क्रेडिट सोसाइटीज को कंट्रोल करता है, आरआरबीज को कंट्रोल करता है, और पॉलिसीज बनाता है रूरल क्रेडिट के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो। ठीक है, नाबार्ड का अगर डेफिनेशन देखना हो तो देखो, नाबार्ड इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन एंड हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाबार्ड का काम है पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना रूरल क्रेडिट के लिए। तो कहने का मतलब है ये हेड होता है, यही पॉलिसीज बनाता है रूरल क्रेडिट से रिलेटेड। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये थे हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, हमने पढ़ लिया। अब टॉपिक खत्म करो, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स का टॉपिक खत्म। अब देखो क्या है एक और बात, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। एक केसीसी स्कीम लॉन्च हुई थी। केसीसी स्कीम में क्या था कि किसान को एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, उसके साथ उसको पासबुक, उसका नाम वाम सब उसको मिलता है। और ये केसीसी कार्ड का जो होता है, किसान क्रेडिट कार्ड का जो स्कीम है, ये किसानों को ये फायदा देता है कि अगर उन्हें शॉर्ट टर्म क्रेडिट मैंने क्या बताया, ऐसे क्रेडिट जो बीज और फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए यूज हो, जो 6 से 12 महीने में चुका दी जाए, वो क्रेडिट्स अगर किसान को लेनी हो, अगर ऐसे लोन लेने हैं तो उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। वो एटीएम मशीन में जाते, क्रेडिट कार्ड से पैसा लेते हैं और अपना लोन उनका हो जाता है। फिर उनकी खेती होने के बाद वो अपना पैसा चुका देते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड से, इस स्कीम से काफी फायदा पहुंचा किसानों की। वो डायरेक्ट जाके बना कार्ड डाला और उन्हें पैसा मिल गया और अपना खर्चा चलाते थे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। फिर देखो एक और टॉपिक आ गया, क्या है सर, एक और टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। अभी तक हमने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात की, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात की। अब एक और गांव वालों ने जुगाड़ निकाल दिया कि ना हम इंस्टीट्यूशनल सोर्स से मदद लेंगे ना नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से मदद लेंगे। उन लोगों ने खुद ही आपस में, जैसे गांव के लोग हैं, कोई गांव है, गांव का नाम रामपुर है, गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि हम खुद से पैसा कलेक्ट करेंगे, हर गांव वाला हर महीने में 100-100 रुपए देगा, सब देते रहे, और फिर अगर किसी को जरूरत पड़ी, हम ही लोगों में से किसी को जरूरत पड़ी, तो उसको वही पैसा लोन दे देंगे। जैसे एक गांव है रामपुर, वहां पे 100 लोग हैं और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम हर महीने 100-100 रुपए देंगे, हर कोई 100-100 रुपए देगा। ठीक है, हर कोई दे रहा है। अचानक एक गांव वाला, उसका नाम है श्याम, उसको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो उसने यहाँ गांव से बोला, गांव वालों से कि मुझे पैसा दे दो, मैं चुका दूंगा। तो उन लोगों ने खुद में जितना पैसा कलेक्ट कर रखा था वो दे दिया उसको। ठीक है, फिर उसने अपना काम खत्म करके पैसा वापस कर लिया। इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब खुद का हेल्प ग्रुप बनाना, आपस में लोग एक दूसरे की मदद करने को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका एक और नाम है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। इसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम? क्योंकि ये छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे क्रेडिट प्रोग्राम होता है और खुद से ही लोग ये क्रेडिट प्रोग्राम बनाते हैं। सर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे। फिर देखो अब है क्या, हमने पढ़ लिया, चलो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी अच्छे हैं, पर इसमें आज भी कमियां हैं। हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आज भी कमियां हैं। वो कमियां क्या होती हैं? पहली कमी जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्स की, वो है बैंकिंग क्रेडिट जो होता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो होता है कोलेट्रल मांगता है अगर कोई भी लोन उसको देना होता है। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेटरल देखो,
गिरवी सामान रखना। जैसे हम लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ मांगता है कि ये दो तब हम देंगे लोन तुमको। जैसे हम आपके घर का, अगर आप बड़ा लोन लेते हो तो आपके घर का कागज, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपकी गाड़ी का कागज, कोई ना कोई कागज, कोई ना कोई सामान वो गिरवी रखवाता है, ताकि अगर आप लोन ना चुका पाओ तो उसका सामान बेच के हम अपना लोन ले लें। ठीक है। तो किसान जो होते हैं, गरीब किसान, उन वो इस चीज से डरते हैं, कोलेट्रेल देने से डरते हैं कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया और मैंने घर के कागज दे दिए हैं बैंक में तो मेरा लॉस होगा, मेरा घर बेच दिया जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए कुछ किसान डरते हैं। इसलिए आज भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ज्यादा लोग प्रिफर नहीं करेंगे। गांव में आज भी जाओगे आप गांव में तो बहुत सारे किसान ऐसे जो अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो बैंक के सिस्टम को नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता बैंक का सिस्टम क्या है, वो उतने एजुकेटेड नहीं है, वो ये गिरवी रखने से सामान डरते हैं। ठीक है। तो इसलिए आज भी वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स को प्रिफर करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। फिर देखो, और दूसरी जो प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशनल सोर्स की, कि लोग लोन नहीं भरते। लोन तो ले लिया लेकिन फिर लोन का भराव नहीं करते। जैसे हमारे महान महान माल्या जी हैं, नीरव मोदी जी हैं, ये सब पैसे लेके भाग जाते हैं। खैर वो तो अमीर लोग हैं, उनकी बात ही छोड़ो। और जो रूरल लोग होते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं फार्मर रूरल एरियाज में जो लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन नहीं भरते हैं, तो इससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। हाँ सर ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। फिर देखो क्या है, अब ये टॉपिक हमारा खत्म। क्या क्या हमने पढ़ा? इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, रूरल डेवलपमेंट के बारे में ये बेसिक चीजें हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, हम उसमें बात करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की और उसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लेना कॉन्टेक्ट करके। ओके, थैंक यू।